मैं डॉक्टर आर के पुरोहित आज के व्याख्यान में संरचनात्मक प्रकारात्मकता की धारणा पर अपने विचार रखूंगा। आपका स्वागत है। राजनीति विज्ञान को मोटे तौर पर दो भाग में बांटा जाता है। एक को कहते हैं परंपरागत राजनीति विज्ञान और दूसरा कहलाता है आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान में ऐसा कौन सा अंतर है जिसके कारण से परंपरागत व्यवस्था को हमें छोड़ना पड़ा या उसके स्थान पर आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन की आवश्यकता पड़ी। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में जानकारी देना चाहूंगा। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वर्षों में जब सैकड़ों की संख्या में उपनिवेश स्वतंत्र होते गए तो स्वतंत्रता के बाद इन राज्यों ने शासन के क्षेत्र में लोकतांत्रिक पद्धति को अपनाया। लोकतंत्र की स्थापना हुई और लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हुई, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। लेकिन इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था उस रूप में सफल नहीं हो पाई जैसा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था ने इंग्लैंड, अमेरिका या फ्रांस में परिणाम दिए थे। इन अधिकांश देशों में लगभग कहिए कि 80 से 85% देशों में, जिन्हें हम तीसरी दुनिया कहते हैं, तृतीय विश्व कहते हैं, इन देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था सफल नहीं हो पाई तो राजनीतिक शास्त्रियों का माथा ठनका। उन्होंने सोचा कि यदि लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया की सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है तो इसने जो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस इन देशों में बढ़िया रिजल्ट दिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में इसने बढ़िया परिणाम दिया, तो यह तीसरी दुनिया के देशों में सफल क्यों नहीं हो पाई। हम अपने पड़ोसी को देखें, पाकिस्तान 1947 में वह भारत के साथ आजाद हुआ। मुश्किल से 11 साल लोकतांत्रिक व्यवस्था रही। 1958 में वहां पर सैनिक क्रांति हुई, सैनिक शासन की स्थापना हो गई। दूसरे बांग्लादेश को देखिए, 1971 में वो आजाद हुआ, 1975 में तानाशाही, सैनिक तानाशाही की स्थापना हो गई। म्यांमार में तो अभी भी सैनिक व्यवस्था चल रही है। यही स्थिति अफ्रीका के लगभग सभी देशों में रही। दक्षिण अमेरिका में भी यह स्थिति आई। तो राजनीतिक शास्त्रियों ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस ओर उनका ध्यान नहीं गया कि राजनीतिक व्यवस्था के संचालन या शासन के संचालन की पूरी जिम्मेदारी व्यक्ति पर होती है। जैसे नागपुर में संतरे बहुत अच्छे मीठे तैयार होते हैं। नागपुर का संतरा विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में हम संतरे की खेती नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन दोनों के टेस्ट में, दोनों के स्वाद में बहुत अधिक अंतर होगा। शिमला में, उत्तर भारत में सेब का फल बहुत बढ़िया लगाते हैं और वहां का सेब बहुत मीठा होता है, विश्व प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में भी सेब की खेती की जा सकती है, लेकिन दोनों के टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर होगा। क्यों? क्योंकि यहां की आबहवा, यहां की मिट्टी शिमला के आबहवा या वहां की मिट्टी से भिन्न है। मतलब, और वहां की परिस्थिति, यहां की परिस्थिति में अंतर है और इसलिए दोनों के फलों के टेस्ट में अंतर आता है। यही स्थिति जिस ओर राजनीतिक शास्त्रियों का ध्यान नहीं गया था अभी तक, यही स्थिति राजनीतिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था के बारे में कही जा सकती है। तो मूल बात क्या है? व्यक्ति का व्यवहार। व्यक्ति जिन परिस्थितियों में रहता है, जीवन यापन करता है, उन परिस्थितियों के अनुरूप वह सोचता है और जैसा सोचता है वैसा व्यवहार करता है। तो मूल चीज है व्यक्ति का व्यवहार। आज से 2500 साल पहले प्लेटो ने कहा था, राज्य का निर्माण ओक वृक्ष या चट्टानों से नहीं होता, अपितु उन व्यक्तियों के चरित्र से होता है जो उसमें निवास करते हैं। प्लेटो का यह सिद्धांत आज के जमाने में 100% सही होता है। कैसे?
मूल चीज है व्यक्ति का व्यवहार। यदि व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा वैसा ही शासन व्यवस्था की दिशा तय होगी। मूल चीज है व्यक्ति का व्यवहार, इसलिए व्यवहारवाद की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई तो अमेरिका के पूंजीपतियों को समाज नाम से चिढ़ हो गई। उन्होंने सोचा कि ऐसा एक शब्द का इस्तेमाल करिए जिसमें समाज नाम की चीज ही ना हो। इतना ज्यादा उनको एक नफरत, घृणा की भावना उनके मन में उत्पन्न होने लगी। तो राजनीति शास्त्रियों ने एक नए शब्द को गढ़ा जिसे नाम दिया गया व्यवहारवाद। व्यवहारिकता, व्यवहारवादी विज्ञान। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के स्थान पर बिहेवियरल साइंस का नाम दिया गया और इस पद्धति को और इस प्रणाली को व्यवहारवाद का नाम दिया गया। व्यवहारवाद वह है जो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। व्यक्ति जैसा होगा, व्यक्ति जैसा व्यवहार करेगा, या सामूहिक रूप में राष्ट्र में लोगों का व्यवहार जैसा होगा, जनता का जैसा व्यवहार होगा, उसी प्रकार की शासन व्यवस्था होगी। और तब फिर राजनीतिक शास्त्रियों ने, राजनीतिक वैज्ञानिकों ने राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू किया। परंपरागत पद्धति में केवल वर्णनात्मक अध्ययन होते थे, विवरणात्मक अध्ययन होते थे, मूल्यात्मक अध्ययन होते थे। आधुनिक राजनीति विज्ञान ने वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसने मूल्यों के स्थान पर तथ्यों का अध्ययन करना शुरू किया। पहले केवल यूरोप के देशों का अध्ययन होता था, अब तृतीय विश्व के देशों का अध्ययन करना शुरू हुआ। आपको गणेश जी की कहानी मालूम है। शंकर भगवान और पार्वती जी ने कहा कि तुम दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले इस संपूर्ण ब्रह्मांड का 7 चक्कर लगाकर आएगा उसको ये लड्डू मिलेगा। तो कार्तिकेय अपने मयूर वाहन से बिल्कुल स्पीड से निकले, गणेश जी अपने मूषक वहां से निकले। तो रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण ब्रह्मांड होता है, आप कहां उधर पूरे 7वें ब्रह्मांड का चक्कर लगाने जा रहे हैं। तो गणेश जी ने माता पिता का 7 चक्कर लगाया, 7 प्रदक्षिणा की, लड्डू मिल गया। इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के पहले राजनीतिक विज्ञान में जो भी अध्ययन होते थे केवल यूरोपियन राष्ट्रों का अध्ययन करते थे, और यूरोपियन राष्ट्रों का अध्ययन कर लिया मतलब यह मान लिया जाता था कि हमने संपूर्ण दुनिया के विभिन्न देशों के शासन व्यवस्था का अध्ययन कर लिया, क्योंकि दुनिया के सभी देशों ने लगभग इंग्लैंड, अमेरिका, इन देशों के शासन व्यवस्था का अनुसरण किया था। अब परिस्थितियां बदल गई। तृतीय विश्व के नए नए देशों का निर्माण होने लगा। इन देशों के शासन व्यवस्था यद्यपि सैद्धांतिक रूप से इंग्लैंड या अमेरिका का अनुसरण करती थी, लेकिन व्यवहार में जमीन आसमान का अंतर होने लगा। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। इंग्लैंड में जब कभी भी किसी मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगता है तो वह सबसे पहले त्यागपत्र देता है। वह कहता है कि मैं पहले अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर लूं, उसके बाद पद तो कभी भी मिल सकता है। लेकिन भारत में स्थिति क्या है, भारत में लोगों का व्यवहार क्या है कि यदि किसी मंत्री के ऊपर कोई आरोप लगता है तो समझ लीजिए उसके कंधे में एक स्टार बढ़ गया, उसकी लोकप्रियता बढ़ गई, उसका मंत्री पद पर दावा और पुख्ता हो गया, उसका अगली चुनाव में टिकट और पुख्ता हो गया। ये लोगों की मानसिकता है। और यदि इसी प्रकार का हम व्यवहार करेंगे तो सोच लीजिए कि इंग्लैंड की शासन व्यवस्था किस प्रकार की होगी, भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की होगी। हम अपने बच्चों को संस्कार देते हैं, संस्कार देकर के उनको कई प्रकार की चीजें सिखाते हैं, उनको बताते हैं, और इसी से सुसंस्कृत बच्चे होते हैं। हमारे देश की राजनीतिक संस्कृति किस प्रकार की है। भारत में जो राजनीतिक नेता अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनके बच्चे राजनीति के बारे में कौन सी धारणा बना करके बड़े होते हैं कि राजनीति सेवा का क्षेत्र है या भोग विलास का क्षेत्र है, भोग करने का, ऐश करने का क्षेत्र है।
राजनीति के द्वारा हम न केवल अपने स्वार्थों को पूरा कर सकते हैं, अपितु गलत काम को भी प्रश्रय देते हैं। ये हमारे देश में बच्चों को यही सिखाया जाता है। इसलिए पामर और पार्किंस कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध है, जिन व्यक्तियों को समाज में जगह नहीं मिलता, वे राजनीति में अपना आश्रय ढूंढ लेते हैं। मतलब असामाजिक तत्वों की शरण स्थली एकमात्र राजनीति है। इसीलिए तो इन व्यक्तियों के व्यवहार का, मतलब व्यक्तियों के व्यवहार का हमें अध्ययन करना चाहिए, और यही है व्यवहारवाद। जहां तक राजनीतिक व्यवस्था का प्रश्न है, सोचिए थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा इलोबरेट को एक उदाहरण के द्वारा। जैसे हम परंपरागत रूप में हम घर में खाना खाते हैं, यदि हमारे घर में कोई त्योहार हो, कोई उत्सव हो, कोई विवाह समारोह हो, तो हम पहले अपने आमंत्रितों को, अतिथियों को पंगत में बिठा करके भोजन कराते थे। अब क्या करते हैं? अब हम डिनर और लंच की व्यवस्था करते हैं, जहां पर लोग खड़े होकर के भोजन करते हैं। खड़े होकर कौन खाता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले हम पंगत में भोजन करते थे, आज हम डिनर बफे भोजन पर ज्यादा ध्यान देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मूल अंतर यह है कि पंगत में जब हम किसी को खाना खिलाते हैं, तो खाना खिलाते समय भोजन परसने वाले की भावना उसके साथ होती है। वह उन्हें आग्रह करके और थोड़ा सा लीजिए, और थोड़ा सा लीजिए बोल करके उनको अनुरोध करता है, उनको अच्छी से अच्छी चीजें खिलाता है, उनको संतुष्ट करता है। लेकिन डिनर में क्या करता है, लंच में क्या होता है कि सामने आपके सामने पूरी चीजें परोस दी जाएंगी। आपको खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। कोई भावना नहीं, कोई आग्रह नहीं। सामने टेबल पर लगा हुआ है खाद्य सामग्री, अपनी मर्जी से जैसा खाना है खाइए, नहीं खाना है मत खाइए। आपको कोई आग्रह नहीं करेगा कि आप ये भोजन कर लीजिए। यही स्थिति आधुनिक राजनीति विज्ञान और परंपरागत राजनीति विज्ञान में देखने को मिलती है। एक और उदाहरण लीजिए। आधुनिक राजनीति विज्ञान किस प्रकार से वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करता है। परंपरागत राजनीति विज्ञान और वैज्ञानिक या आधुनिक राजनीति विज्ञान, थोड़ा सा देखिएगा। महाविद्यालय में एक विद्यार्थी है, वह प्रतिदिन महाविद्यालय आता है, सभी विद्यार्थियों के साथ सहयोग का भाव रखता है, सबके साथ वह मिलजुल करके रहता है, और बहुत बढ़िया व्यवहार करता है, सबका सम्मान करता है। परीक्षा में उसे 50% अंक प्राप्त होते हैं। उसमें मतलब परंपरागत रूप में जो विद्यार्थियों के गुण होते हैं, अल्पाहारी, सदाचारी, स्वानंद तथैवच, ये 5 गुण उसमें हैं। वह एक दूसरा विद्यार्थी है। दूसरा विद्यार्थी कभी कभी महाविद्यालय आता है, और जब भी आता है किसी न किसी लड़के से उसकी लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है। उसकी शिकायत प्राचार्य तक पहुंच चुकी है, माता पिता को भी सूचित किया जा चुका है कि आपका लड़का ऐसा करता है। परीक्षा में वह विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त करता है। अब बताइए, एक 50% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी और दूसरा 80% अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, दोनों में अच्छा कौन है? परंपरागत राजनीति विज्ञान कहता है जो 50% अंक प्राप्त करके पास हो रहा है, जिसमें सभी प्रकार के गुण हैं, विद्यार्थी के गुण हैं, वो विद्यार्थी ज्यादा अच्छा है। व्यवहारवादी विज्ञान कहता है, आधुनिक राजनीति विज्ञान कहता है कि वह विद्यार्थी श्रेष्ठ है जो परीक्षा में 80% अंक लेकर के उत्तीर्ण हो रहा है। इस चीज से कोई मतलब नहीं कि उसका व्यवहार कैसा है, वह लड़ाई झगड़ा करता है। परीक्षा का मूल उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करना। चूंकि वह विद्यार्थी 80% अंक प्राप्त कर रहा है, इसलिए वह विद्यार्थी श्रेष्ठ है। मतलब परंपरागत राजनीति विज्ञान में भावनाओं को ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आधुनिक राजनीति विज्ञान तथ्यों को ज्यादा ध्यान देता है। मूल्य और तथ्य का ये संघर्ष है, मूल चीज ये है। तो ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन की बात हुई। अब मैं संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा पर आता हूं। इतना स्पष्ट हो चुका है कि पहले परंपरागत राजनीति विज्ञान के अंतर्गत शक्ति का अध्ययन किया जाता था, संस्थाओं का अध्ययन किया जाता था, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अध्ययन नहीं होता था पहले।
पहले जो भी अध्ययन होता था लाइब्रेरी में बैठ करके अध्ययन होता था, अब फील्ड में या क्षेत्र में जाकर के अध्ययन किया जाता है। ये दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। पहले के परंपरागत अध्ययन में पक्षपात की संभावना थी, आज वैज्ञानिक अध्ययन पद्धति में पक्षपात की संभावना नहीं के बराबर है, क्योंकि पूरा अध्ययन जो है आंकड़ों के आधार पर होता है। यहां पर एक और बात कहूं कि पहले लोकतांत्रिक व्यवस्था यदि किसी देश में स्थापित है तो उसके 100 खून माफ होते थे, वह कुछ भी कर सकता था, चाहे देश पतन की गति की ओर जा रहा हो, चाहे विकास कर रहा हो, लेकिन शासन व्यवस्था यदि लोकतांत्रिक है तो आप कुछ भी करिए, सब ठीक है। पहले यह धारणा थी। और यदि कोई देश लोकतांत्रिक व्यवस्था को अस्वीकार करके कोई दूसरी व्यवस्था की स्थापना करता था, गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करता था, तो वह कुछ भी करे उसकी पद्धति को, उसकी व्यवस्था को, उसके व्यवहार को अनुचित माना जाता था। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि भारत लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया हुआ है और आज हम स्वतंत्रता प्राप्त किए हुए 70 वर्ष से ज्यादा समय बिता चुके हैं और हम आज भी लोगों को 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, पीने का शुद्ध पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था होने के नाते भारत का यह अपराध क्षम्य है? लेकिन यदि कोई देश जैसा चीन है, चीन तानाशाही व्यवस्था की स्थापना करते हुए यदि वह सब लोगों को रोजगार दे पा रहा है, सभी व्यवस्था धीरे धीरे कर रहा है, तेजी से कर रहा है और विकास का दर दुनिया के किसी भी देश की तुलना में, मतलब ये दुनिया में 1 नंबर या 2 नंबर पर पहुंच गया है, लेकिन क्या तानाशाही होने के नाते चीन अपराधी है? आधुनिक राजनीति विज्ञान कहता है कि यदि आप देश की शासन व्यवस्था का संचालन ढंग से कर रहे हैं, लोगों की सामान्य आवश्यकताओं को आप पूरा कर रहे हैं, देश को आप विकास की नई ऊंचाई तक पहुंचा रहे हैं, तो इस बात का कोई महत्व नहीं है कि आपकी शासन व्यवस्था कैसी है। आपको लक्ष्य को देखना है, साधन को नहीं देखना है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हुआ। अब देखें संरचनात्मक प्रकारात्मकता उपागम, मतलब कि एक राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से अध्ययन किया जाए। उपागम मतलब अध्ययन करने की पद्धति। तो किस प्रकार से एक राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाए, ये एक उपागम है, पद्धति है, जिसे संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा कहते हैं। इसका प्रतिपादक आमंड है। इसमें 2 शब्द हैं, संरचना, प्रकार्य। संरचना किसे कहते हैं? कोई भी संगठन संरचना हो सकता है। संगठन जो अच्छी तरह से गठित हो, जैसे व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्यसभा, 2 सदन हैं, दोनों सदनों के सदस्यों का चुनाव होता है, उनके अपने नियम हैं, कानून हैं, शर्तें हैं, संगठन हो गया। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव हो गया, ये संगठन हुआ। यह संरचना कब होगी? जब लोकसभा और राज्यसभा अपने निर्धारित कामों को सही ढंग से करेंगी, तब वह संरचना की भूमिका में आएगी। समझ में आया? लोकसभा राज्यसभा का संगठन जैसा संविधान कहता है, जब वह अपने निर्धारित कामों को करती है दोनों सदन, मतलब समय समय पर संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक में उपस्थित होना, उपस्थिति का प्रतिशत ज्यादा होना, बहस का समय ज्यादा होना, ये यदि तमाम प्रकार के कार्यों को लोकसभा राज्यसभा करती है तो हम उसे संरचना कहेंगे। ये संरचना है। दूसरा शब्द है प्रकार्य। थोड़ा सा इसको देखें। कार्य मतलब काम करना, तो कार्य हुआ। अब एक शब्द है प्रकार्य, एक शब्द है अकार्य, एक शब्द है कुकार्य। देखिए प्रकार्य क्या है? प्रकार्य का मतलब है ऐसे कार्य जिससे संरचना के हित में वृद्धि हो, उसको प्रकार्य कहेंगे। जैसे लोकसभा की बैठक हुई, लोकसभा अपनी बैठकों में यदि
80-85% समय अपने कानून निर्माण और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार करने में लगाती है तो हम उसे प्रकार्य कहेंगे। लेकिन यदि मान लीजिए लोकसभा अपने अधिवेशनों के समय में ज्यादा से ज्यादा हंगामों में ही बिता देती है और लोकसभा की नियमित कार्यवाही नहीं हो पाती है तो हम उसको कुकार्य कहेंगे, विकार्य कहेंगे। विकार्य वे हैं जो संरचना की महत्ता को, संरचना के हितों के विरुद्ध काम करते हैं, वो विकार्य हुआ। और अकार्य का मतलब है काम, ऐसे काम करना जो आपको नहीं करना चाहिए या काम न करना, दोनों को अकार्य कहते हैं। तो कार्य सामान्य कार्य हुआ, प्रकार्य वह है जिससे संरचना या संगठन के हितों में वृद्धि होती हो, ये प्रकार्य हुआ। विकार्य वह है जिससे संगठन को हानि पहुंचती है, और अकार्य वह है जब संगठन या संरचना के सदस्य कोई काम नहीं करते या ऐसे काम करते हैं जो काम उनको नहीं करना चाहिए। जैसे संसद के अधिवेशन में एक सदस्य सो रहा है, आंखें बंद कर लिया है, ये अकार्य है। संसद के अधिवेशनों में आपको जग कर रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, न कि सोना चाहिए। एक नेताजी थे, वो लोकसभा की बैठकों में सो रहे थे। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप लोकसभा के अधिवेशन में, आप सदन की बैठक में सो रहे थे, तो उन नेताजी का कहना था कि हम चिंतन में मस्त थे, हम चिंतन कर रहे थे। तो खैर ऐसी प्रकार की बातें होती हैं। तो ये कार्य, प्रकार्य, विकार्य, अकार्य हुआ। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन उसकी संरचना और प्रकार्यों के आधार पर करना, ये संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा है। यहां पर एक शब्द और आता है, राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था क्या है? व्यवस्था, यह जीव शास्त्र से शब्द आया है। बर्टन लेम्फी ये पहला विचारक था जिसने व्यवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और विभिन्न सामाजिक विज्ञानों ने इस चीज को स्वीकार किया, व्यवस्था सिद्धांत को। राजनीतिक विज्ञान ने भी व्यवस्था सिद्धांत को स्वीकार किया। व्यवस्था क्या चीज है? व्यवस्था का मतलब कोई भी काम ढंग से करना। कोई काम, जैसे शरीर एक व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। जैसे आप भोजन करने बैठे, हाथ में आपने रोटी का टुकड़ा लिया, हाथ का काम है रोटी निकालना, रोटी में सब्जी या चटनी या दाल डालना और उसको मुंह तक ले आना। जैसे ही आप हाथ को मुंह की ओर ले जाते हैं, मुंह खुल जाता है, जीभ उसको आकर्षित करता है और दांतों के माध्यम से चबा करके उसको निकलता है। सबके काम बंटे होते हैं। यदि मान लीजिए जब आप अपने हाथ को मुंह की ओर ले जाएं और मुंह न खुले, मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है। इसी प्रकार से जब हम पहला पैर आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा पैर उसके आगे आना चाहिए, व्यवस्था है। तो मानव शरीर एक व्यवस्था का सबसे बढ़िया उदाहरण है। यही चीज जब हम राजनीति के क्षेत्र में लेते हैं तो हम उसको व्यवस्था कहते हैं। मतलब व्यवस्था के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। व्यवस्था के सभी अंग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे अन्योन्याश्रित संबंध होता है। दूसरी चीज, व्यवस्था के प्रत्येक अंगों की एक सीमा होती है। जैसे सीमा कैसे होती है? आपने हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर के मुंह तक ले आए, ये हाथ की सीमा है। इसके बाद दांत और जीभ का काम हो जाएगा, वहां पर हाथ काम नहीं करेगा, वहां पर हाथ की सीमा खत्म हो जाती है। तो व्यवस्था के प्रत्येक अंगों की एक सीमा होती है, और जिस व्यवस्था में शक्ति, सत्ता और नियम होता है उसे राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं। शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति होती है, उसके पास वैधानिक सत्ता होती है और वह नियम से संचालित होती है। अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को मास्टर साइंस कहा था। क्यों? क्योंकि राज्य को, राजनीति को शक्ति के वैधानिक प्रयोग का एकमात्र अधिकार होता है। तो इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति, सत्ता और नियम तीनों होते हैं और उस व्यवस्था को हम राजनीतिक व्यवस्था कहते हैं।
अब देखते हैं संरचनात्मक प्रकारात्मकता की अवधारणा। वस्तुतः यह डेविड स्टर्न ने इसके पहले व्यवस्था सिद्धांत, जिसे निवेश निर्गत प्रतिमान कहते हैं, उसका प्रतिपादन किया था। आमंड का यह संरचनात्मक प्रकारात्मक की अवधारणा डेविड स्टर्न के निवेश निर्गत प्रतिमान का परिष्कृत और विस्तृत रूप है। देखिए, आमंड कहता है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था एक पर्यावरण से घिरी होती है। पर्यावरण का मतलब परिस्थितियां। देश की कई प्रकार की परिस्थिति हो सकती है। प्रत्येक देश की अपनी धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों में एक राजनीतिक व्यवस्था काम करती है। हर देश की अलग अलग परिस्थिति होती है। सोचिए, एक व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, वह राजनीतिक व्यवस्था के बारे में क्या सोचेगा? देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में क्या सोचेगा? स्वाभाविक है, सोच नहीं सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिससे कि आने वाले कल की चिंता नहीं है, वह निश्चित रूप से राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, देश के बारे में, सरकार के बारे में, समाज के बारे में सोचेगा। उस देश की धार्मिक स्थिति क्या है, धार्मिक परिस्थिति क्या है। हमारे देश में महात्मा गांधी है, जो जिनका कथन है, वैसे ये गांधी जी का कथन नहीं है, लेकिन हम गांधी जी को कोट करते हैं कि गांधी जी ने ये बात कही थी, क्या, एक गाल में थप्पड़ मारे दूसरा गाल दिखा दो, जैसे हमने चीन के साथ किया 1962 में। तो हर देश की अपनी परंपराएं होती हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं, नैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां होती हैं। उन परिस्थितियों में एक राजनीतिक व्यवस्था संचालित होती है। अब पर्यावरण में सबसे पहले आता है निवेश, रूपांतरण और निर्गत। ये क्या है? निवेश, रूपांतरण, निर्गत क्या है? इसको मैं बिल्कुल सादे शब्दों में समझाऊं तो ये कह सकता हूं मैं, जैसे आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो आप क्या करते हैं? पावर स्टेबलाइजर खरीद कर लाते हैं। स्टेबलाइजर जब खरीद के लाते हैं तो आप ये देखिए, पावर स्टेबलाइजर है और आप देखिए, बिजली के मीटर से एक आप वायर लाते हैं, उस वायर को स्टेबलाइजर में कनेक्ट करते हैं और फिर स्टेबलाइजर से एसी तक कनेक्शन जाता है। जब आप पावर मीटर से या विद्युत के स्विच मेन सर्किट से आप वायर ला करके स्टेबलाइजर में जोड़ते हैं, वह इनपुट हुआ, निवेश हुआ। स्टेबलाइजर जो है वह यह देखता है कि एसी को चलाने के लिए कितने पावर की आवश्यकता है। जितने पावर की आवश्यकता है उतना पावर वह आउटपुट मतलब निर्गत करता है, देता है। ये निवेश, ये निर्गत। ये निवेश हुआ, ये रूपांतरण हुआ, ये निर्गत हुआ। इनपुट, ट्रांसफॉर्मेशन और फिर आउटपुट। तो आमंड और पावेल, आमंड और उधर डेविड स्टर्न दोनों ही निवेश, रूपांतरण, निर्गत तीनों चीजों पर ध्यान देते हैं और तीनों चीजों के आधार पर राजनीतिक व्यवस्था के कार्यक्रम का संपादन करते हैं, प्रतिपादन करते हैं। तो ये क्लियर हुआ। अब देखिए निवेश। राजनीतिक व्यवस्था में कई प्रकार के निवेश होते हैं। निवेश के अंतर्गत 2 चीजें हैं, एक मांगे, दूसरा समर्थन। मांग, किस प्रकार की मांगे? देखिए, इस दुनिया में हर देश में व्यक्तियों की चाह, व्यक्तियों की आवश्यकता अधिक है और उनकी आवश्यकता या उनकी चाह के मद्देनजर किसी भी देश में संसाधन पर्याप्त नहीं है और इसलिए व्यक्ति सोचता है कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए, समाज कहता है कि हमको ये चीज मिलनी चाहिए। तो पर्यावरण से, समाज से कुछ मांगे उठती हैं। कैसी मांगे? एक, वस्तु वितरण, हमको ये चीज चाहिए। जैसे 1985 में भारत अपने छत्तीसगढ़ में यशवंत सिंह कमेटी आई थी। उसने कहा कि रायपुर में
उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित की जानी चाहिए। तो 1985 से लेकर के 2000 ईस्वी तक बार काउंसिल, रायपुर का जो बार काउंसिल है, वकीलों ने खूब सारे आंदोलन किए और यह कहा कि हमको रायपुर में खंडपीठ की स्थापना करके दो। तो वस्तु वितरण हमको चाहिए। दूसरा, व्यवहार नियामक। कई बार शिकायतें मिलती हैं कि सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में ईसाई मिशनरियां आदिवासियों के धर्म परिवर्तन के काम में लगी हुई हैं। तो मांगे उठती हैं कि इन मिशनरियों के व्यवहार को नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की जाए, कानून बनाई जाए। तो व्यवहार नियामक। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता। जैसे सूचना का अधिकार हमको मिला, राजनीतिक सहभागिता, हमको और ज्यादा जानकारी चाहिए, हमको और अवसर दिए जाएं कि हम राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकें। जैसे पहले 21 वर्ष की आयु थी मतदान की आयु, उसको 18 वर्ष किया गया। राजनीतिक सहभागिता की मांग। और चौथा है राजनीतिक संचार। शासन में कौन कौन से काम हो रहे हैं, कौन कौन से काम होने हैं, कौन सी योजना है, इसकी हमको समय समय पर जानकारी मिलनी चाहिए। मतलब हम जो कहें आप तक पहुंचे, आप जो करें, आप जो सोचें, आप जो निर्णय लें, उसकी जानकारी हमको भी होनी चाहिए। ये मांगे हुई। अब उसका दूसरा पक्ष है समर्थन। समर्थन का मतलब होता है कि जो मांगे पर्यावरण से आ रही है, समाज से आ रही हैं, उन मांगों के पीछे समर्थन कितना है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो उसको समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहला है द्रव्यात्मक समर्थन। पैसे दो, आंदोलन करो, हड़ताल करो, प्रदर्शन करो, रैली निकालो, जुलूस निकालो। द्रव्यात्मक, पैसे देना, समर्थन करना। जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसान आंदोलन खत्म हुआ। किसान आंदोलन को सफल बनाने के लिए लोगों ने हजार, लाख, करोड़ रुपए तक दिए। द्रव्यात्मक समर्थन। दूसरा, आज्ञाकारिता। बोलिए कब से प्रदर्शन करना है, बोलिए कौन सा कार्यवाही करना है, बोलिए कब से झंडा निकालना है, तिरंगा झंडा निकाल करके अपना किसान आंदोलन का झंडा लगाना है। आज्ञाकारिता। तीसरा है सहभागिता। उस भीड़ में कितने लोगों को कलेक्ट करना है, बोलिए हम व्यवस्था करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बुलाएंगे ताकि सरकार पर प्रभाव पड़े। सहभागिता। और चौथा है श्रद्धात्मक। जो लोग सहभागी नहीं बन पाते, वो भावनात्मक रूप से उनका समर्थन करते हैं कि ऐसा होना चाहिए। तो ये समर्थन हुआ। स्पष्ट हुआ। वस्तु वितरण, हमको अमुक चीज चाहिए। व्यवहार नियामक, वर्ग विशेष के लोगों के व्यवहार को नियमित किया जाए। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता, हमें ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले। राजनीतिक संचार, हमें पूरी जानकारी मिले। समर्थन द्रव्यात्मक, द्रव्यात्मक समर्थन होना चाहिए। ठीक। उसके बाद आज्ञाकारिता, कब किस प्रकार का काम करना है। सहभागिता, कितने लोगों को कलेक्ट करना है, कितने लोगों की भीड़ जमा करनी है। और श्रद्धात्मक, भावनात्मक समर्थन देना। तो कोई भी मांग जब पर्यावरण से उत्पन्न होती है तो मांगों के साथ समर्थन का भी होना आवश्यक है। जब मांगे समर्थन के साथ प्रस्तुत की जाती हैं, तब दूसरा कदम आता है, दूसरा स्टेप आता है रूपांतरण प्रक्रिया, ट्रांसफॉर्मेशन। उसका रूपांतरण होगा। तो आमंड कहता है कि रूपांतरण दो प्रकार से होता है। एक को उसने नाम दिया राजनीतिक, दूसरे को नाम दिया शासकीय। राजनीतिक का मतलब गैर शासकीय। इसमें राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह ज्यादा भूमिका निभाते हैं। एकदम से कोई चीज आप शासन तक पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं होता। तो शासन के बाहर जो लोग हैं, जो संगठन है, जो समूह है, ये इस प्रकार की मांगों को कलेक्ट करते हैं, एकत्रित करते हैं। जिसमें पहला है हित स्वरूपीकरण, कि मांगों को किस प्रकार से हम उनके सामने रखेंगे, हमारी मांग क्या है, उसके पीछे शर्तें क्या है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए। ये हित स्वरूपीकरण, हित को अभिव्यक्त करना। दूसरा है हित स्वरूपीकरण, अभिव्यक्तिकरण। स्वरूपीकरण का मतलब मांगों को प्रस्तुत करना,
अभिव्यक्तिकरण का मतलब उन मांगों को लागू करने के लिए शर्तें बताना, नियम बताना, व्यवस्था करना, इनको अभिव्यक्तिकरण कहते हैं। और तीसरा है राजनीतिक संचार। हम जो मांगे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं उसके बारे में हमको जानकारी मिलनी चाहिए, ये राजनीतिक संचार। तो राज्य में जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, हित समूह या गैर सरकारी संगठन, ये सब मिल करके विभिन्न प्रकार की मांगों को एकत्रित करते हैं। यह भी संभव है कि कोई राजनीतिक दल इन मांगों को एकत्रित करके इस आधार पर चुनाव लड़े और जनता को यह आश्वासन देवे, जैसे ही हमारी सरकार बन जाएगी हम आपकी इस मांग को पूरा करेंगे। यह संभव है। जैसे 1995 में पीवी नरसिम्हा राव रायपुर आए थे। जब यहां के लोगों ने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग रखी तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि कांग्रेस की नीति छोटे राज्यों का निर्माण करने की नहीं है, बड़े राज्य बने रहेंगे, मतलब हम आपको छत्तीसगढ़ नहीं देंगे। जब 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी की रैली यहां पर हुई तो लोगों ने छत्तीसगढ़ की मांग की। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि यदि हमारी सरकार बनती है तो हम आपको छत्तीसगढ़ राज्य देंगे। छत्तीसगढ़, उनकी सरकार बनी, छत्तीसगढ़ राज्य बना। तो ये गैर सरकारी स्तर पर ये तीन चीजें हुई। अब जब गैर सरकारी स्तर पर यह तैयारी होती है कि पूरे राष्ट्र से उस आशय की जितने भी मांगे हो रही हैं सबको एकत्रित किया जाए, स्वीकार उसको प्राप्त किया जाए, तो ये गैर सरकारी संगठन पूरे राष्ट्रीय स्तर पर उन सभी प्रकार की मांगों को एकत्रित करते हैं और एकत्रित करके फिर शासन के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जब छत्तीसगढ़ से इस प्रकार की मांग हुई कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य चाहिए तो बीजेपी ने और सर्वे किया पूरे देश भर में। तो दो मांगे हुई, एक था झारखंड का और दूसरा था उत्तराखंड का। तीनों को एक साथ कलेक्ट करके उसने जब अपनी सरकार बनी तो उसने अपनी सरकार के सामने रखा। तो सरकार में तीन काम, एक नियम निर्माण, दूसरा नियम क्रियान्वयन, तीसरा नियम अधिनिर्णय। देखिए, परंपरागत रूप में जिसे हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कहते थे या कहते हैं आज भी, उसी का नया नाम है नियम निर्माण। व्यवस्थापिका का नया नाम है नियम निर्माण, कार्यपालिका का नया नाम है नियम क्रियान्वयन और न्यायपालिका का नया नाम है नियम अधिनिर्णय। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो क्या पूरे देश में व्यवस्थापिका एकमात्र ऐसा संगठन है जो कानून बनाने के लिए अधिकृत है? नहीं। क्या व्यवस्थापिका केवल कानूनों का निर्माण करती है? कार्यपालिका संबंधी काम, प्रशासनिक कार्य या न्यायिक काम नहीं करती है। कैसे प्रशासनिक काम कैसे करती है? लोकसभा या संसद में या व्यवस्थापिका में जो कर्मचारी अधिकारी काम करते हैं उन पर प्रशासन तो संसद ही करती है। इसी प्रकार से यदि कोई कर्मचारी अधिकारी कोई अनियमितता करता है उसको दंडित करने का भी तो काम करती है। जैसे हमारे जो विभागीय अधिकारी हैं अपने कर्मचारियों को दंडित करते हैं, किसी का वेतन काट देना, किसी की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक देना, किसी को जबरदस्ती छुट्टी पर भेज देना, ये दंडात्मक कार्यवाही तो है, न्यायिक कार्यवाही तो है। प्रत्येक विभाग अपने विभाग के संचालन के लिए नियमों का निर्माण करता है। नियम निर्माण जबकि व्यवस्थापिका का काम है। इसी प्रकार से कार्यपालिका, क्या उसका काम केवल प्रशासन करना है? क्या वो कानूनों का निर्माण नहीं करती, नियमों का निर्माण नहीं करती? नियमों का निर्माण होता है, अध्यादेश जारी किए जाते हैं कार्यपालिका के द्वारा। इसी प्रकार से डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रदत्त विधान के अंतर्गत कार्यपालिका को नियम निर्माण का अधिकार है। न्यायिक दंडात्मक कार्यवाही के बारे में भी चर्चा हो गई। इसी प्रकार से न्यायपालिका, जिसे न्याय देने का अधिकार है, क्या वह कानूनों का निर्माण नहीं करती? कानून का निर्माण तो स्पष्ट करती है, क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा किए गए सभी निर्णय कानून की भांति लागू होते हैं, तो कानून बनाती है। जबकि न्यायपालिका है, उसका काम न्याय करना है, लेकिन न्यायिक निर्णय कानून के रूप में लागू होते हैं। तो ये
नया शब्द है, चीज वही है, लेकिन उसका स्वरूप थोड़ा सा परिवर्तित है, विस्तृत है, विश्लेषणात्मक स्वरूप है। तो जब राजनीतिक दृष्टि से मांगों को शासन के समक्ष रखा जाता है तो शासन के तीनों अंग, विशेष करके कार्यपालिका, क्योंकि कार्यपालिका को नीति या निर्णय लेने का अधिकार है, तो कार्यपालिका उसके बारे में या शासन अपने स्तर पर उस पर विचार करती है। विचार करके यह देखती है कि इस प्रकार की मांगों को स्वीकार करने की क्षमता शासन में है या नहीं है। क्षमता एक। दूसरी चीज, इस प्रकार की मांगों को यदि हम मान लेते हैं तो उससे राष्ट्र की अखंडता और एकता पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? जैसे खालिस्तान की मांग होती है बीच बीच में, तो खालिस्तान को मांग यदि सरकार मान लेती है तो राष्ट्र की अखंडता और एकता की रक्षा करना, जो उसका मुख्य दायित्व है, उस दायित्व को पूरा नहीं कर पाएगी। तो शासन कभी भी इस प्रकार की मांगों को स्वीकार नहीं करेगी। तो ये रूपांतरण होता है, शासन उसको स्वीकार करती है। जैसे छत्तीसगढ़ की मांग, छत्तीसगढ़ के साथ उत्तराखंड और झारखंड की मांग, शासन के कार्यपालिका जिसका काम नियम क्रियान्वयन है, उसने स्वीकार किया, संसद ने उसको स्वीकृति दी, न्यायपालिका ने उसको, उसके पास कोई याचिका नहीं आई, न्यायपालिका ने कुछ नहीं किया। मतलब यह है कि सब कोई अपनी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं और अपना निर्णय फिर जनता तक पहुंचाते हैं। तो निवेश हुआ, रूपांतरण हुआ। अब आता है निर्गत। शासन जो निर्णय लेती है वह निर्गत मतलब जनता तक पहुंचती है। जनता तक जैसे निकासनीय, हमने आपको छत्तीसगढ़ दिया, ये निकासनीय है। विनियात्मक, धर्म परिवर्तन अवैध होगा, इस प्रकार से कानून बनाती है। या ईसाई मिशनरियों की गतिविधियों को या ऐसे संगठन जो इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त हैं उनके विरुद्ध इंक्वायरी करना, उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करना, ये विनियामक होगा। वितरणात्मक, वितरणात्मक ये वितरण वाला जो कार्य है, शासन यह देखता है कि पूरे समाज में संतुलन बना रहे। वितरण इस प्रकार से हो कि शासन व्यवस्था में राज्य में संतुलन बना रहे। अभी मैंने आपको रायपुर में खंडपीठ स्थापित करने के बारे में आपको उदाहरण दिया था। तो 1985 से लेकर के 2000 तक छत्तीसगढ़ राज्य बनते तक रायपुर में आंदोलन होते रहे कि रायपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना की जाए। इस बीच क्या हुआ कि छत्तीसगढ़ में रायपुर को राजधानी घोषित कर दिया गया। राजधानी घोषित हो गया मतलब विधानसभा भी होगी और सचिवालय भी, राज्य सचिवालय भी होगा, मुख्यमंत्री राज्यपाल सब रायपुर में रहेंगे, राजधानी होगी। अब न्यायपालिका की स्थापना की बात आई तो रायपुर वालों ने कहा कि हम तो न्यायपालिका उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए पहले से आंदोलन थे, रायपुर में ही उच्च न्यायालय होना चाहिए। तो वितरणात्मक, शासन ने कहा नहीं, आप ही सभी चीजों को ले जाएंगे तो पूरे राज्य में और भी तो नगर हैं, बिलासपुर है, अंबिकापुर है और इधर रायगढ़ है, जगदलपुर है, इन नगरों को तो कुछ मिलना चाहिए। तो उसने क्या किया, बिलासपुर में उच्च न्यायालय की स्थापना की अनुमति दी। वितरणात्मक, राज्य हमेशा वितरण करते समय एक संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। और फिर है प्रतीकात्मक। ठीक है, हम इसको देखेंगे, हमारी नजर इस पर रहेगी। प्रतीकात्मक, ये तो इस प्रकार से निवेश, रूपांतरण, निर्गत। अब थोड़ा सा देखिएगा, जब शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार से निर्णय ले लिए जाते हैं, निर्गत हो जाता है, तो वह निर्गत पर्यावरण में आता है, जनता के पास पहुंचता है। जनता के पास जब पहुंचता है तो उसके बारे में लोगों की प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है। कुछ लोग शासन के निर्णय से सहमत होते हैं, कुछ लोग असहमत होते हैं, कुछ लोग एकदम से प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। क्रिया, प्रतिक्रिया, अंतरक्रिया। यदि दो वर्ग या दो लोगों के बीच विचार विमर्श होता है, अंतरक्रिया होती है। लेकिन मान लीजिए एक की बातों से दूसरा वर्ग बिल्कुल भड़क जाता है, उसको प्रतिक्रिया कहते हैं।
जैसे तेल उबल रहा है, उसके ऊपर यदि पानी के छींटे मारते हैं, वो प्रतिक्रिया हुई। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के यहां पर गतिविधियां, मतलब अनेक प्रकार के दृष्टिकोण लोगों का सामने आता है। लेकिन यहां पर यह सब चीजें राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति पर निर्भर करता है। राजनीतिक संस्कृति कि लोगों की धारणा राजनीति के बारे में क्या है। राजनीतिक संस्कृति, लोग राजनीति क्या सोचते हैं। राजनीति सेवा का एक माध्यम है या अवैध कमाई का माध्यम है। हम अपने भारत में क्या सोचते हैं? हम अपने भारत में सोचते हैं कि शासन जो भी करता है हमें उसका विरोध करना है। राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर तो ये होता है। मतलब यह है कि शासन जो भी करे हम उसका विरोध करेंगे। क्यों? क्योंकि हम विरोधी दल के हैं। ये भारत की राजनीतिक संस्कृति है, जिसके अंतर्गत यह मान लिया गया है कि शासन, सत्तारूढ़ दल, बहुमत दल जो भी करेगा हम उसका विरोध करेंगे। तो ये राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती, राजनीतिक संस्कृति जो है राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती को निर्धारित करते हैं। मतलब यह है कि शासन जो भी करेगा, दिल्ली में रह करके कोई काम होता है, या उत्तर प्रदेश के सरकार ने कोई काम किया, या राजस्थान के सरकार ने कोई निर्णय ले लिया, उसका विरोध छत्तीसगढ़ में भी होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोई काम कर दिया, वो दूर केरल या कर्नाटक में उसका विरोध होगा। विरोध करना। तो भारत में राजनीतिक संस्कृति ऐसी है। तो देखिएगा, थोड़ा सा मैं आपको गांधी जी का उदाहरण देता हूं। जैसे गांधी जी ने अंग्रेजों को भगाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, भारत छोड़ो आंदोलन किया। जब असहयोग आंदोलन होने जा रहा था, गांधी जी ने कांग्रेस की बैठक में कहा कि हम असहयोग करेंगे अंग्रेजों के साथ, और असहयोग से प्रभावित होकर के असहयोग को वो लोग झेल नहीं पाएंगे और उनको भारत छोड़कर जाना पड़ेगा। हम किसी प्रकार का सहयोग करेंगे ही नहीं। ओके। उस समय एनी बेसेंट ने कहा था कि मिस्टर गांधी, अभी आप एक विदेशी सरकार जो कि अत्याचारी है, उसको भगाने के लिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन कर रहे हैं। मान लीजिए कल को आप आजादी पा लेते हैं, आजादी आपको मिल जाती है, और आजादी पाने के बाद यदि आपकी निर्वाचित सरकार को हटाने के लिए जनता इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन करती है, आप क्या करेंगे? गांधी जी निरुत्तर हो गए थे। और हम आज भी इसी चीज को देखते हैं। एक निर्वाचित सरकार, जैसे कि 5 वर्ष का मैंडेट मिला है, जनादेश मिला है, उसको 5 साल तक काम करने नहीं दिया जाता। आए दिन प्रदर्शन, रैली, जुलूस, हड़ताल, नगर बंद का आयोजन करके उस सरकार के नाक में दम कर देते हैं। क्यों? राजनीति है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण भर्ती। तो पर्यावरण में देखिए, अब जब यहां पर सब काम हो गया, पर्यावरण में उसको स्वीकार कर दिया, छत्तीसगढ़ की मांग हुई, समर्थन हुआ, सरकार ने छत्तीसगढ़ को स्वीकार किया, छत्तीसगढ़ मिल गया, एक एपिसोड खत्म हो गया। अब दूसरा एपिसोड फिर शुरू हो जाएगा। फिर जब शुरू हो जाएगा तो फिर मांगे होंगी, फिर समर्थन होगा, फिर रूपांतरण होगा, फिर नियंत्रण की, फिर निर्गत की प्रक्रिया होगी। यह चक्र निरंतर चलते रहता है। जैसे CAA आया, CAA का जैसे एपिसोड खत्म हुआ, किसान आंदोलन शुरू हो गया। किसान आंदोलन जैसे ही खत्म हुआ, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई। ये भी तो हम कहेंगे इसको। और जैसे ही अभी निर्वाचन प्रक्रिया चल ही रही है, एक नया इश्यू आ गया, हिजाब का मैटर। इस प्रकार से निरंतर यह प्रक्रिया चलती रहती है। और इस प्रकार से आमंड ने एक राजनीतिक व्यवस्था की गतिविधियों को, उसके क्रियाकलापों को समझने के लिए इस मॉडल को प्रतिपादित किया है। आपको धन्यवाद।